सर मैं ऐसा क्या और कैसे पढ़ूं कि फर्स्ट बार में ही आरआरबी जे को क्वालिफाई कर जाऊं। बिकॉज सर मेरे पास टाइम भी बचा हुआ नहीं है, एज भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेरे ये लास्ट अटेम्प्ट है और मैं चाहता हूं कि इस बार में ही मैं आरआरबी जे को क्वालिफाई कर जाऊं। आखिर टॉपर पढ़ते कैसे हैं सर? टॉपर का सिलेक्शन क्या रहता है किसी भी मटेरियल को पढ़ने का? वो सिलेबस को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से वो प्रिपरेशन करते हैं, अपना नोट्स कैसे वो बनाते हैं कि वो कम टाइम पे ही सिलेक्शन ले लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 3 साल 4 साल तक पढ़ते रहते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, हर बारी कुछ नंबर से उन लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैं आप लोगों को आज स्मार्ट तरीका बताने वाला हूं। तो वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो देखो बहुत सारे बच्चों का आज के टाइम पे मेरे को कॉल आ रहा, खासकर एसएमएस तो कर ही रहे हैं लेकिन पर्सनल गाइडेंस के लिए मेरे को कॉल करते कि सर रेलवे में तो अब वैकेंसी हर साल आ रहा है और हम लोग के पास जो है उतना भी टाइम नहीं है। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए भी वीडियो काफी हेल्प करेगा और जो एक्सपीरियंस वाले हैं जिनके पास एज जो है बिल्कुल लास्ट आपका एज है, इस बार आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला या फिर हो सकता है कि अगला बार आपको और एक चांस मिलेगा, तो आप किस तरीके से पढ़ाई करोगे, किस तरह से आप किसी चीज को सिलेक्ट करोगे ताकि आप बहुत स्मार्ट वे में पढ़ के एक बार में सिलेक्शन ले लो। देखो आप लोग देखोगे कितना सारा स्टूडेंट है जिनका आप देखोगे पहला बार में सिलेक्शन ले लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट में देखा हूं जो 4-5 साल तक पढ़ते रहते हैं फिर भी वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये जो आप लोग का वीडियो रहने वाला है ये आप लोग का दो चीज का कंपाइलेशन रहने वाला है। एक तो मैं वैसे स्टूडेंट का यहां पे लिया हूं सारा इनपुट जो बच्चे आज के टाइम पे सीनियर सबसे इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे कार्यरत है रेलवे में, और कुछ बच्चे का मैं ऐसा भी लिया हूं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और जो वो क्या गलती किए हैं उसके बारे में बताएंगे, और जो बच्चे सिलेक्शन लिए हैं वो क्या अपनाए हैं, किस चीज को कैसे सिलेक्ट किए हैं, किस तरह से पढ़ाई किए हैं, उस चीज के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ इसमें मैं अपना इनपुट भी डालने वाला हूं जो मैं आप लोग को 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं टेक्निकल सेक्टर में, चाहे मैं ऑफलाइन बात करूं ऑनलाइन बात करूं, तो मैं इतना सारे बच्चों को पढ़ाया हूं, लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको भी मैं इस सभी में इंक्लूड कर दूंगा जिससे आप लोग को एक बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलेगा, बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा, एक मूल मंत्र मिल जाएगा कि आप कैसे जो है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप क्या क्या स्टार्टिंग से लेकर गलती जो करते हो वो सभी गलती से आपको बचना है। सिलेक्शन कैसे लेना, कोर्स को कैसे आपको पढ़ना, कैसे रिवीजन करना, नोट्स प्रिपेयरिंग करना, टेस्ट सीरीज लगाना, और सारे वो गलतियां खासकर देखो अच्छी चीजें तो आपको सबको पता है सर मेहनत बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा, टाइम मुझे शेड्यूल के बेसिस पे पर बेसिस पे मुझे आपको नोट्स को बनाना रिवीजन करना, लेकिन गलती जो होता है वो बच्चे वो समझ नहीं पाते हैं और जब गलती कर देते हो ना आप तब आपको लगता है एक साल के बाद कि मैंने वो गलती करा इस बार मैं नहीं करूंगा, फिर आप कुछ गलती करते हो फिर आपको लगता है कि मैंने ये गलती करा। तो मैं चाहता हूं कि आप गलती करके ना सीखो, दूसरे की गलती से सीखो, ताकि आप उस गलती से अगर सीख लोगे तो आप उस गलती करने से बचोगे और आपका टाइम भी बच जाएगा जो कि आपके लिए काफी कीमती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप जो रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर है या जेई का एग्जाम है वो एक बार में ही क्वालिफाई कर सकते हो, इसका मैं आप लोग को मूल मंत्र बताने वाला हूं। और खासकर टॉपर का क्या तरीका रहता है, कैसे वो स्टडी करते हैं, कैसे वो सिलेक्शन करते हैं किसी भी चीज को पढ़ने का, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि देखो अभी जितना भी आप मेहनत कर रहे हो ना ये सब मेहनत रंग कब लाता है, जब आपका सिलेक्शन होता है। उससे पहले आपको काफी चीजों को फेस करना पड़ता है, रिलेटिव का ताना हो गया, घर का ताना हो गया, दोस्तों का बहाना हो गया, या अपने अंदर अपने आप को हमेशा कई बार आपको लगता है कि मैं अब पढ़ाई छोड़ दूंगा, या फिर पॉलिटिकल इतना सारा एजेंडा चलते रहता है, कभी आप एग्जाम देते हो तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाता है तो जॉइनिंग लेटर नहीं आता है, ये सब चीज जब आप देखते हो कि चल रहा है जिससे आप लोग का मोटिवेशन और डाउन हो जाता है ना। कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई पढ़ रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी टेस्ट लगा रहा तो टेस्ट बन नहीं रहा है। तो ये सभी चीजों ना एक सीख है, इस सीख को लेकर आपको और बढ़ना, बिकॉज कहा जाता है कि स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड बिकॉज ऑल द लेट नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग विल पे ऑफ। जितना भी आप रात को जग रहे हो, मॉर्निंग उठ रहे हो, ये जितना भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, ये सब एक दिन ना एक दिन आपको इसका रिजल्ट जो है सफलता आपको जरूर लगेगा हाथ में। बिकॉज जो सक्सेस होता है ना वो सक्सेस दिखाने के लिए बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसके लिए आप जो मेहनत करते हो ना उससे ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10% अगर आप मेहनत करते हो ना तो आपको जो रिजल्ट मिलता है ना वो 2% मिलता है। बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तब जाके आपको सक्सेस मिलता है, क्योंकि जो रिस्क होता है, फेलियर होता है, डाउट्स होता है, जो आप क्रिटिसिज्म फेस करते हो, डिसिप्लिन होता है, सेक्रीफाइस करते हो, रिजेक्शन देखते हो, लेट नाइट्स जो होता है, परजीवेरेंस होता है, परजिस्टेंस होता है, हार्ड वर्क होता है, ये सब जब आप में आ जाएगा ना तब जाके आपको सक्सेस मिलता है। और लोगों
लोगों को सक्सेस तो बहुत ही कम ही दिखता है। लोगों को लगता है कि अरे यार इसका किस्मत अच्छा था इसीलिए कर लिया, अच्छा इसको ये मिला इसीलिए अच्छा कर लिया, अच्छा बैकग्राउंड था इसीलिए कर लिया, नहीं तो मैं भी कर लेता अगर मेरे पास भी वो सभी रहता तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो दिखाने के लिए बहुत ही कम होता है, लेकिन आप जो करते हो ना, जो झेलते हो ना, वो बहुत बड़ा चीज, यही आपको सक्सेस जो है ना दिलाता है। जो आपका जो ये चीज है, जो फेल्यूर है, जो डाउट है, जो आप क्रिटिसिज्म झेलते हो, जो आपके अंदर का परसिस्टेंस है, जो हार्ड वर्क है, जो लेट नाइट्स है, जो रिजेक्शंस है, ये सब जो है ना, ये जो डिमोटिवेशन है, ये आपको और सशक्त बनाता है और आपको स्ट्रांग बनाता है और आपको जो सक्सेस की ओर है और आपको बढ़ाता है। तो ये सब चीज जो है ना, आप समझ लेना कि सक्सेस का एक पार्ट है, सक्सेस का ये सभी पार्ट है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो है वो इन सब को जब तक वो पार नहीं किया ना, तब तक वो सक्सेस नहीं पहुंचा है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे भी सक्सेस मिल जाएगा विदा कोई फेल्योर का, बिना कोई हार्ड वर्क का, बिना कोई क्रिटिसिज्म का, बिना कोई फेल्योर का, बिना कोई रिस्क का, तो ऐसा नहीं होता है। ये सब एक तरह से पार्ट होता है। जैसा आप पढ़ाई करते हो ना, चीजों को समझ नहीं पाते हो, तो वो भी एक पार्ट होता है। सिमिलरली ये सब का सब जो है ना, एक तरह से 1 बाय 1 के स्टेप है। उस टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए आपको सभी चीज को धीरे धीरे बीट करना पड़ेगा। इस सभी जैसे जैसे क्वालिटी आपको आते जाएगा ना, आपको सक्सेस आपके सामने आते जाएगा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना, और कभी भी अपने फेल्योर से, अपने हार्ड वर्क से, अपने डिसिप्लिन से जब भी कभी भी मन भटकने को आए, तो आपको और उसकी ओर डायरेक्शन में लेना, अपने आप को मोटिवेट करना है। और आप सभी चीजों को आप देखो, अपने फैमिली को देखो कि आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है, आपसे जो आस बैठा रखा है, हो सकता है आपके पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड्स हो, या फिर आपके घर में जो बच्चे हैं, वो आपके एम बना के आपको आइडियल मानते हैं कि भैया पढ़ रहे कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, तो आप उनको मान के उनको लेके करो। ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलेगा कि सब मेरे पे इतने आस लगाए हुए हैं, अगर मैं करता हूं तो अपनी सोसाइटी को चेंज कर पाऊंगा, अपने फैमिली को चेंज कर पाऊंगा। सबका माइंडसेट, आपके एक इंसान के परिवर्तन से ना पूरा समाज और जो गांव होता है और आपका जो रिलेटिव होता है, उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। जब आप एक टाइम पे जब अच्छा जगह पे सेट हो जाएगा ना, गवर्नमेंट जब आपका लग जाएगा, तो सब आपका एग्जांपल देंगे कि देखो उसने पढ़ाई किया था, इतना मेहनत किया, तब जाके उस जगह पे पहुंचा है। तो क्या होगा, कोई भी उस मेहनत करने से डरेगा नहीं, वो जो फेल्यूर मिलेगा उससे डरेगा नहीं, क्योंकि उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि भाई देखो उसने भी ये सभी मेहनत करा था, उसने भी ये सभी झेला था, आज के टाइम पे देखो कितना अच्छा उसका लाइफ है। राइट? तो ये आप एक तरह से समझ लो कि एक आइडियल बनने जा रहे हो। तो इन सभी से आपको कभी भी डरना नहीं है, इसमें आपको और स्ट्रॉन्ग लेना है और आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है क्या, देखो और एक चीज मैं बताऊंगा, कुछ बच्चे क्या, जैसे मैंने कहा था ना कि आज मैं आपको स्मार्ट वे बताऊंगा, जो टॉपर लोग कैसे पढ़ते हैं। टॉपर लोग ना पहले चीजों को एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं। आप क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखा हूं कि भाई हाँ एग्जाम पेपर आ गया, क्या पढ़ना ये है, किसी का कोर्स ले लिया और बस गधा जैसा पढ़ने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं कि मुझे आपको मैथ दिया गया सिलेबस या कोई टेक्निकल का सब्जेक्ट है तो उठाएं और बस पढ़ने लगे। क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सिलेबस में क्या है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है, उतना सब सोचे बिना जो पढ़ाया जा रहा है सामने से वो पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जो आपको काम करना वो करना है, रिसर्च करना है। इस रिसर्च में मैं तो आपको बोलूंगा कि कम से कम 15 से लेकर 20 दिन टाइम ले लो। ये अगर आप 15 से 20 दिन केवल रिसर्च में आप अगर टाइम दे दिए ना, तो आप समझ जाओ मैं आपको जो बताने वाला हूं इसमें अगर आप 15 से 20 दिन भी टाइम दिए तो आपका ये टाइम वेस्ट नहीं कराएगा, क्योंकि ये ना पूरा का पूरा आपका कम से कम 2 से 3 साल बचाएगा। अगर यही आप गलती करोगे ना 20 दिन बचाने के चक्कर में कि नहीं टाइम वेस्ट में क्यों करूंगा, आज ही से पढ़ना स्टार्ट करता हूं, तो बाद में ये जो आपका 20 दिन है, 15 दिन है ना, ये 2-3 साल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपको उतना साल खा जाएगा। तो आप नहीं चाहते हो कि आपका 2-3 साल अगर वेस्ट हो, तो जो चीजें मैं बता रहा हूं इन सभी को बहुत ही सीरियसली लेना है। सबसे पहले सर रिसर्च करना। रिसर्च किस चीज का करना है? एग्जाम पैटर्न का एंड सिलेबस का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसका एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह से आप समझो, उसके सिलेबस बहुत अच्छी तरह से समझो। टू द सिलेबस, टू द एग्जाम पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह का इसमें अप्रोच पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किसी में थ्योरेटिकल ज्यादा पूछा जाता है, किसी में कॉन्सेप्चुअल, किसी में न्यूमेरिकल, किसी में डेरिवेशन बेस्ड। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं टेक्निकल का ही बात करता हूं तो टेक्निकल में जैसा अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो बच्चा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गेट का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेई का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं आईएएस का करते हैं, बहुत सारे आप स्टेट लेवल का करते हो उसका अलग पैटर्न होता है, आप अगर पीएसयू में जा रहे हो तो पीएसयू का अलग पैटर्न होता है, अगर आप आरआरबी के लिए जा रहे हो रेलवे में तो इसका अलग पैटर्न होता है, एसएससी के लिए जा रहे हो इसका अलग पैटर्न होता है। तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पैटर्न को समझना और सिलेबस को समझना। अब ये कहां से आइडिया लगेगा, सिंपल सा बात है, एग्जाम पैटर्न तो आपको दिया गया है कि इससे प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है वो क्या क्या पैटर्न रहा है, किसका वेटेज ज्यादा है किसका वेटेज कम है, ये सभी चीजों को समझना। सिलेबस में हर एक सब्जेक्ट वाइज किस किस टॉपिक को पढ़ना है, इन सभी टॉपिक को अपना आराम से प्रिंट आउट निकाल के जहां पढ़ाई करो वहां पे लगा देना। पहला तो ये काम किए। अब बारी यहां पे क्या आता है कि आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करो। अब ये जब मैं बात बोलता हूं ना तो कई सारे स्टूडेंट मेरे को ये बोलते हैं कि सर जी प्रीवियस ईयर पेपर को क्यों लगाऊंगा, अभी तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं, अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं पढ़ना तो मैं प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके मेरा फायदा क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। समझना क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है ना कि जो सिलेबस आपका बहुत सारे टेक्निकल में एग्जाम में देखता हूं कि सिलेबस में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका मेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब आप पेपर देखते हो ना क्वेश्चन पेपर प्रीवियस का तो पता चलता है वहां से रहता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका बेसिक आइडिया पता चलता है ना एग्जाम पैटर्न सिलेबस का, ये जब तक आप पीवाईक्यू को नहीं लगाओगे तब तक आपको लगेगा ही नहीं। भले आपको क्यों ना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आपका बन नहीं रहा, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हो, पीवाईक्यू को सोल्यूशन करते हो, तो यहां से क्या क्या पता चलता है कि भाई लेवल क्या रहता है, लेवल किस लेवल का पूछा जाता है क्वेश्चन, किस लेवल का, हाई लेवल का, लो लेवल का, मीडियम लेवल का, लेवल पता चलेगा। सेकंड क्या पता चलेगा कि भाई सब्जेक्ट वेटेज आपको पता चलेगा कि भाई किस सब्जेक्ट से कितना ज्यादा पूछा जा रहा है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट आपको सिलेबस से नहीं दिया गया उसके बारे में पता चलेगा। सब्जेक्ट में टॉपिक कौन कौन सा है, जैसे कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लो उसका इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉपिक तो हजारों होता है लेकिन किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से ही पता चल जाता है। उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही टॉपर करते हैं, वो क्राइटेरिया पहले बनाते हैं कि मेरे लिए प्रायोरिटी कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा टॉपिक है, उसको वो गलती से भी नहीं छोड़ते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। जितना टाइम उसको अगर 2 घंटा देना पड़ता है तो उसको 2 घंटा टाइम देते हैं, और जब लगता है कि ये लेस प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो उसमें उससे कम देते हैं ताकि वेटेज मेरा बना रहे। एक जो होता है ना कि अगर किसी भी एग्जाम में मैं 100 मान के चलता हूं तो 100 में 80 ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट आ जाता जहां से बन जाता कुछ ही टॉपिक को पढ़ के, तो उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और ये जो 20 नंबर रेस्ट बचा उसको लेस प्रायोरिटी देंगे, है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये नहीं कि केवल आप सॉल्व कर रहे हो, आप देखो कि भाई सिलेबस कहां कहां से पूछा गया, किस किस आपका चैप्टर वाइज जो है, टॉपिक वाइज कौन कौन सा पूछा जा रहा है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज एनालिसिस। इसमें क्या है, जितने भी आपका सब्जेक्ट है, जितने भी, चाहे आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, जितना भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट है, सबका देखो कि भाई वेटेज कितना पूछा जाता है आपके प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है। हो सकता है किसी आपका सब्जेक्ट से 15-20 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी से 2-3 नंबर पूछा जा रहा है, तो जो 20 नंबर 15 नंबर पूछा जा रहा है वहां आपको ज्यादा काम करना है। उसमें से भी किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है वो तो आपको पीवाईक्यू से एनालिसिस पता चल जाएगा, तो उसका प्रेशर लगा के उसमें और ज्यादा काम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेस वेटेज वाला है, जिसमें कम नंबर पूछा जाता है, इसको पढ़ोगे नहीं, क्योंकि यहां से अगर आप पढ़ते हो ना, क्योंकि देखो वो सब पढ़ेगा तो वो नंबर सब उठा लेगा, है ना, लेकिन जो आपका मेरिट बनता है, जो आप लाखों बच्चे से आगे निकल जाओगे, वो आपका लेस वेटेज वाला है, क्योंकि लेस वेटेज वाला बहुत कम बच्चे आपको वहां पे फोकस करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट तो पहले ये है ना कि भाई कम से कम मैं क्वालिफाई तो हो जाऊं, फिर तो मैं टॉपर के जैसा बनूंगा, हाई रैंक लाऊंगा। तो आपको पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उसको बहुत मेहनत करना है, लेस वेटेज वाले को बाद में, क्योंकि मान लो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आपका टारगेट रहेगा कि जो मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है, जहां से बहुत नंबर जब बन रहा है, मैं पहले उसको फोकस करूं। आप देखोगे हमेशा आपको पता चलेगा ना, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईसी, किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास 12, 13, 10, 15 सब्जेक्ट है ना, उसमें आपका 4 से लेकर 5 ही सब्जेक्ट होगा जिससे 80 से लेकर 90% नंबर तक आप उठा सकते हो। आउट ऑफ 100 में 80 से लेकर 90 केवल आपका 4-5 सब्जेक्ट से ही बन जाता है, और बाकी जो रेस्ट आपका 7-8 सब्जेक्ट है ना, इससे केवल आपका बनता है 8-10 नंबर। ये हर बार देखा जाता है, हर एक ब्रांच में देखा जाता है। तो आप वो जो 4-5 सब्जेक्ट है उसको पहला बारी में ही खा जाओ। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आप देखोगे पहला बार में ही जब आपका सिलेक्शन भी नहीं अगर हो पाएगा, लेकिन आप इतना अच्छा नंबर बना पाओगे ना, कुछ नंबर से अगर नहीं हो पाएगा, हो सकता हो जाए सिलेक्शन, है ना, क्योंकि आप 90 नंबर कर ही ले रहे हो, फिर भी नहीं कर पाओगे ना, आपको पता चल जाएगा भाई मैंने 4-5 सब्जेक्ट ही, फिर आपको जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसमें आप फोकस करो, है ना। और अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है कि कौन सा वेटेज है, उसका आप फोकस करना है। जो लेस प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है उसको बाद में देख लो, उसको भी देखो, लेकिन पहले प्रायोरिटी इसको देखना है। अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, तो 6 घंटा आप 4 घंटा इस वाले सब्जेक्ट को दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो लेस प्रायोरिटी है उसको आप 2 घंटा दो, उसको भी टाइम दो। समझ गए ना। चलो, इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट आपको नोट्स बनाना है।
जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, जहां पे भी आप कोर्स लिया फिर अपने आप बना रहे हो, तो आप नोट्स बहुत ही अच्छा सुंदर बनाओ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक बार जो लेक्चर देख लिए, अब अगर 10 बार लेक्चर ही देखते रहिएगा वीडियो को, तो बहुत ज्यादा टाइम चल जाएगा, टाइम बर्बादी हो जाता है। तो बेस्ट ये है कि आप नोट्स अच्छा और सुंदर बनाओ, कि आप ना, जो आप मान लो कि कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ने मुझे 60 घंटा मुझे टाइम लगा है, उस 60 घंटे को आप चाहो तो 4 घंटा में रिवीजन कर पाओ, उस तरह का नोट, सुंदर नोट्स बनाओ, सुंदर मतलब अच्छा खासा, ताकि उसको पढ़ने में मन लगे। तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड पीवाईक्यू। जैसे मैंने कहा, ये नहीं कि सर ये सब्जेक्ट है, मान लेते हैं सिविल का बात करेंगे, मैकेनिकल का बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है ना, तो क्या कर रहे हैं भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स उठाए कोई बुक लिए और पूरा एकदम महाभारत जैसा पीएचडी जैसा पढ़ने रहे, ऐसा नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, किस किस टॉपिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये अगर नोट्स बना दिए, नोट्स के बाद क्या होता है, शॉर्ट नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि जो आप नोट्स बनाते हो ना, आपका पूरा पेज भर जाता, कॉपी भर जाता पूरा। किसी भी एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हो, मान लो 40-50 सब्जेक्ट देते हो, उसमें क्वेश्चन है, थ्योरी है, डेरिवेशन है, लेकिन जब एग्जाम टाइम में आता है ना, एग्जाम टाइम से 1 महीना पहले आपको कम से कम, मान लो 2 महीने या फिर 1 महीने एग्जाम का बचा है, उससे पहले किसी हर एक सब्जेक्ट को कम से कम आपको 3 बार से लेकर 5 बार रिवाइज करना होता है। अब आप पूरा का पूरा जो कॉपी आप बनाए हो, उसको तो 3-4-5 बार रिवाइज नहीं कर सकते, कितने इतना मोटा रहता, पढ़ते पढ़ते लगो तो 4 दिन लग जाएगा पढ़ने में। तो क्या करेंगे, वहां काम आता है आपका शॉर्ट नोट्स। देखो, एक होता है फुल नोट्स का बात करा ये मैंने, सब्जेक्ट वाइज फुल नोट्स, और ये होगा शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट थ्योरम आ गया, इंपॉर्टेंट लॉ आ गया, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ गया, ये एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 पेज में ही कंप्लीट कर लो। मतलब 3 से लेकर केवल 4 पेज में, क्या मैं बोल रहा हूं, केवल 3 से 4 पेज में आप पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट, लॉ, थ्योरम, फॉर्मूला को वहां पे रख दो। इससे क्या होगा कि एग्जाम 1 मंथ पहले से आप, हो सकता है कि एक सप्ताह में 4 बार एक सब्जेक्ट को रिवीजन करो, तो आप इतना बार उसको खा जाओगे ना, क्योंकि आप तो पहले पढ़ लिए, समझ लिए सारे कॉन्सेप्ट को, बस आपका रिवीजन करने का देरी है। तो रिवीजन कब होता है, जब शॉर्ट नोट्स बनाते हो तब, और शॉर्ट नोट को बहुत ही अच्छा तरीके से बनाना है, अच्छे तरीके से बनाओगे तो बहुत ही काम आएगा। वैसे अगर मैकेनिकल का बात करा जाए, तो शॉर्ट नोट वगैरह तो टोटल हम लोग का मिल जाए आप में, जो आप ले ही सकते हो मैकेनिकल। लेकिन अगर बाकी ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो आप या तो फैकल्टी जहां से पढ़ रहे हो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, और नहीं तो आप खुद से बनाना, बहुत ही समझ के बनाना, बहुत ही उन सभी टॉपिक को सिलेक्ट करना। और ये भी कहां से आइडिया पता चलेगा, इसका भी आइडिया आपको लेना, यही प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इसकी कोडिंग बनाना। कुछ भी आलतू फालतू नहीं लिखना है, वही लिखना है जहां से पूछा जाता है। क्योंकि अब जब इतना चीज आप कर लेते हो, इससे पहले, क्योंकि शॉर्ट नोट कहां आया, उससे पहले आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नोट्स बना लिया है, वेटेज एनालिसिस कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा क्या बनाना और क्या नहीं बनाना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब शॉर्ट नोट बन गया, इसके बाद आ जाता है रिवीजन करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, और एक गलती करते हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ तो लेते हैं क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता, रिवीजन वो नहीं करते हैं। रिवीजन नहीं करते, उनको ये लगता है ना कि डायरेक्ट मैं रिवीजन करूंगा एग्जाम टाइम पे, उनका यही करना है। एक सब्जेक्ट मैंने पूरा पढ़ा, मान लो 15 दिन 20 दिन लगा के मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, अच्छा, फिर दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं, रिवीजन ही नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे जब नहीं हो पाता तो ये चीज मेरे को बताते हैं। और जो भी सक्सेस होता है, जो भी सक्सेस करते हैं, उनके पीछे ये मकसद रहता है कि रिवीजन सर हम लोग वीकली कम से कम तो करते ही करते हैं। संडे को अगर अच्छा रहेगा कि वीकली में 2 बार आप करो, लेकिन कम से कम आपको वीकली में 1 बार तो करना ही करना है। जिस दिन, जैसा मान लो आप संडे चूज कर लो, और संडे को कुछ भी नहीं पढ़ना, उस दिन सोचो कि मैं आज कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्या करने वाला हूं, आज मैं जितने भी सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा हूं, मान लो 2 महीने के बाद में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उसको दिन भर में रिवीजन बस करूंगा, सिर्फ रिवाइज करूंगा फुल नोट्स के थ्रू। शॉर्ट नोट नहीं, शॉर्ट नोट एग्जाम के टाइम पे, अभी पूरा फुल नोट पढ़ूंगा। 2 घंटा एक सब्जेक्ट को दिया, और 2 घंटा और सब्जेक्ट दिया, और 2 घंटा और सब्जेक्ट को दिया। मान लो जब आप 6-7 महीने के बाद पूरा सब्जेक्ट खत्म करोगे, कंप्लीट पढ़ लोगे, तब आपको हो सकता है 2 दिन रिवीजन में टाइम देना पड़ेगा एक ही वीक में, क्योंकि एक दिन में काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट को कम से कम 2-3 घंटा टाइम लग ही जाएगा। तो एक दिन में आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ा, और एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ा, तो और ये तो मेजर सब्जेक्ट है, बाकी तो आपका 1-2 घंटा में काम बन जाएगा। तो ये भी आपको करना है, रिवीजन करना है। देन जब आप ये सब चीज कर लिए, आपने नोट्स बना लिया, शॉर्ट नोट बना दिया, रिवीजन कर लिया, अब रिवीजन के बाद आ जाता आपका पीवाईक्यू सॉल्व करना। यानी जो आपने पहले सॉल्व करा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो पहले आप में क्यों करवाया था, पहले करवाया था एनालिसिस करने के लिए, ताकि आप समझो सिलेबस को, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस में मेंशन नहीं रहता है, टॉपिक आपको पता चलेगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन अब जो आप कर रहे हो ना यहाँ पे सॉल्व, इससे आपको क्या आइडिया पता चलेगा, इससे आपको आइडिया पता चलेगा कि आप जो पढ़ाई किए हैं उससे कितना बना पा रहे हो, कितना नहीं बना पा रहे हो। और सिर्फ पीवाईक्यू को रटना नहीं है कि इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर बी होगा, नहीं, ये नहीं करना है।
आपको करना क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। पहले आप मान लो एक दिन में 200 क्वेश्चन बनाए एक सब्जेक्ट का, 200 क्वेश्चन बना लिए। अब आप देखो कि 200 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। सपोज करो आपने क्या करा कि 150 आपका सही हुआ आउट ऑफ 200 क्वेश्चन में, 200 में 150 क्वेश्चन सही हो गया, 50 क्वेश्चन आपका गलत हो गया। भाई 50 क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, यानी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आप लैक करो। तो जिस जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बना उसका थ्योरी फिर से पढ़ो, रिवीजन फिर से करो उस टॉपिक को, है ना। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई चीज थ्योरी मिसिंग है तो वो जो आपका पीवाईक्यू से मिल रहा है ना आंसर सॉल्यूशन मिला, उसको आप ऐड कर लो अपने नोट्स में, तो वो आपका कमी पूरा हो जाएगा। और दूसरा बात, ये जो आपने 150 क्वेश्चन सही करा इसको भी चेक करो कि क्या मैंने यहाँ पे रट के मारा है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक टॉपिक को एक क्वेश्चन को अगर बार बार देखते हो ना तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसका आंसर तो सी ही होगा। लेकिन आपको यह समझना कि क्या इसका आंसर सी क्यों हुआ, क्या उसके पीछे का लॉजिक आपको पता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको पता है कि क्या कहता है। कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे, अगर कोई बोल जाए कि आउट ऑफ दिस विच वन हैव डायमेंशन यूनिट्स, कोई बोल दिया कि कौन सा आपका आउट ऑफ 4 है जिसका डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस आपका यूनिट है, उसमें मान लो दे दिया स्ट्रेस दे दिया, स्ट्रेन दे दिया, फोर्स दे दिया, आपको पता है स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, चेंज लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ कटा तो आपका यूनिट खत्म हो गया। कहने का मतलब मैं आपको समझाने का ट्राई ये कर रहा हूं कि आप जो बनाए हैं उसको भी देखो कि उसके पीछे का सारा थ्योरी। तो और मैं तो आपको कहता हूं कि जो 150 क्वेश्चन आप अटेंड करोगे ना, किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करने से पहले जो आपका ABCD दिया गया है, आप ना क्या करना कि इसका आंसर मान लो सी होगा तो सी क्यों होगा, और ABD क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी लॉजिक आप पता कर लेना। सी इसलिए होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर ये है, और CD क्यों नहीं होगा क्योंकि इसी वजह से नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा। ये अगर आप करोगे ना तो क्या करें, एक क्वेश्चन में आपको 4 कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। भले इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये आपका एग्जाम सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, और एक चीज क्या होता है कि केवल आपको पीवाईक्यू नहीं लगाना, आपको प्रैक्टिस बुक भी लगाना है। जैसे आपको सबको पता है कि RK जैन जो होता है, RK जैन एंड RS खुरमी, ये बहुत अच्छा बुक है, दोनों माना जाता है प्रैक्टिस के लिए। अब आप बोलेंगे सर जी जब पीवाईक्यू हम लोग लगा ही ले रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कई सारा जैसे यूथ पब्लिकेशन का जाता है उसमें आपको 15-20 हजार क्वेश्चन मिल जाएगा पीवाईक्यू का, तो फिर सर मैं प्रैक्टिस बुक क्यों लगाऊंगा। ये मैं इसी तरह सिविल मैकेनिकल का भी आता है, इलेक्ट्रिकल सबका आता है, ये मैं मैकेनिकल का बात कर रहा हूं क्योंकि मैं मैकेनिकल का फैकल्टी हूं। तो इसके लिए दोनों बुक है, दोनों का सोल्यूशन हम लोग पढ़ाए हैं, पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, आप में पूरा पूरा थ्योरी के साथ सोल्यूशन कराया गया है। मैं बात कर रहा कि प्रैक्टिस बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इससे आपको आइडिया का पता चलता है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। जरूरी नहीं है कि इससे आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो रिवाइज हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो आप RRBJ का लगाओगे, है ना, तो RRBJ में हो सकता है कि मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट आपने उठाया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें किसी किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप उसे नहीं बनाओगे, कोई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो वो आपको नहीं रिवाइज हो पाया। लेकिन जब प्रैक्टिस बुक लगाते हो तो प्रैक्टिस बुक का टारगेट क्या रहता है, प्रैक्टिस बुक में क्या होता है, एक कोई सब्जेक्ट अगर आप लिए हो तो सब्जेक्ट में जितना भी आपका चैप्टर बनता है, जितने भी चैप्टर है, जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनाया हुआ है। उससे क्या होगा, आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो जो पूरा सब्जेक्ट, क्योंकि अभी आप तो एग्जाम नहीं बैठ रहे हो, तो आपको जो पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन देगा ना थ्रू द क्वेश्चन के थ्रू अगर कोई देगा तो वो प्रैक्टिस बुक देता है। इसलिए प्रैक्टिस बुक का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू क्या देता है, पीवाईक्यू आपको कॉन्फिडेंट देगा, स्ट्रेंथ देगा कि हाँ भाई अब मैं इस एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना वो बना ले रहे हैं, क्योंकि इसी प्रैक्टिस बुक से गिना चुना आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में गिना चुना टॉपिक से पूछा जाता है। तो ये भी लगाना इंपॉर्टेंट है और ये भी लगाना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पीवाईक्यू लगा ले सारा एग्जाम में लग गया, क्योंकि पीवाईक्यू कुछ ही क्वेश्चन रिपीट होता है, कई सारे क्वेश्चन न्यू बनता है। तो प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस बुक से करना और पीवाईक्यू भी लगाना इंपॉर्टेंट है। और ये सब के बाद आपको लगाना टेस्ट सीरीज। अच्छा सर टेस्ट सीरीज अब क्यों लगाएंगे, जब आपने प्रैक्टिस बुक बोल दिया, इसके बाद आपने बोल दिया कि भाई साहब आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लिए। टेक्स्ट बुक बेसिकली टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। जो आपको टाइम दिया जाएगा कि भाई 1.5 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन लगाना है, तो उसका टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि टाइम के बेसिस पे क्या मैं एक्यूरेसी के साथ बना पा रहा हूं। कि कभी कभार क्या होता है कि जब बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं ना, देखो टेस्ट सीरीज में आपका अच्छा नंबर आ रहा, खराब नंबर आ रहा, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब आपका अच्छा प्रिपरेशन होने लगेगा ना तो पता चल जाएगा। कभी कभी क्या करता है ना, टेस्ट में जो क्वेश्चन सेट करा जाता है बहुत ही हाई लेवल का कर दिया जाता है, कभी लो लेवल का कर दिया जाता है। ये मैं टेस्ट में देखा हूं ऑथेंटिकली, और वे अच्छे टेस्ट का मैं बात कर रहा हूं। समटाइम क्या, क्योंकि वहां पे देखो आज क्या होता है ना, आज के टाइम पे सब बिजनेस बना रहे हैं, तो क्या होता है कि आज एग्जाम निकला ना, कल के दिन में आपको टेस्ट हजारों मिल जाएगा बन के रेडी। तो लोग क्या करता है, कहीं से क्वेश्चन लिए, कहीं क्वेश्चन लिए, कोई क्वेश्चन लिए, वो इतना ज्यादा चेक नहीं करती है किस लेवल का एग्जाम और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। समटाइम आप देखोगे RRBJ का क्वेश्चन लगाओगे तो गेट का कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। और कभी कभी आप देखोगे बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिल जाता है टेस्ट में, और कभी कभी इतना टफ रहता कि बन ही नहीं पाता है। तो एग्जैक्टली आपका जो टेस्ट आपको अगर लगाना तो पीवाईक्यू से पता चलेगा।
लेकिन यहां से क्या पता चलेगा आपको टाइम मैनेजमेंट का, कि जो मुझे टाइम दिया गया क्या उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं सही तरीके से, एक्यूरेसी के साथ, कि या फिर पता चला कि 1 घंटा के चक्कर में जल्दबाजी में बना दे रहा हूं, क्योंकि 1 घंटा में लगभग 50 मिनट या 40 मिनट में लग गया मात्र 10 ही 20 क्वेश्चन को, और बाकी क्वेश्चन के चक्कर में मैंने हड़बड़ा के गलती कर दिया, जिससे मेरा गलत क्वेश्चन बहुत बन गया और नेगेटिव के चक्कर में मेरा मार्किंग बहुत कम आ गया। तो वो आपको देखना कि भाई टाइम मैनेजमेंट, और ये कब होगा, जब बहुत ज्यादा आप टेस्ट लगा ना, तो आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना टाइम में मैं सारे क्वेश्चन को कर ले रहा हूं, बाकी जितना आ रहा नहीं आ रहा वो बात की बात है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा। अगर आप इन सभी चीजों को करते हो तो फिर जो बीच का है ना, ये आप जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करा था और ये जो आपको सक्सेस मिलता है ना, और सक्सेस के बीच में जो खाई है ना, ये खाई, ये सब जो आपका अलग अलग जो मैं स्टेप बताया, ये अलग अलग आपका सीढ़ी बनेगा सक्सेस की ओर, और फिर आपका सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये जो मैंने बताया, जैसे मैंने कहा, ये आपका मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे जो बच्चे के साथ इंटरेक्शन है, जो बच्चे सक्सेस क्वालिफाई किए हैं, उनका क्या क्या रीजन रहा कि जिसके बच्चे क्वालिफाई किए आज के टाइम पे जॉब कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, खासकर रेलवे में, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए अच्छे रहने के बावजूद भी वो क्या क्या गलती किए थे, इन सब का कंपाइलेशन करके मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये सभी चीज को करते हो, आप 1 महीना करके देखो, बस 1 महीना फॉलो करो। 1 महीना में अगर आप फॉलो करते हो ना इन सबको, जैसे आप सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर एनालिसिस वगैरह करो। आप 1 महीना में आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नोट्स बना लो, फिर उसका शॉर्ट नोट बनाओ, फिर रिवीजन उसका करो और उसका क्वेश्चन वगैरह लगाओ, और फिर आप देखना टेस्ट सीरीज लगाओ। आपको एक ही सब्जेक्ट से पता चल जाएगा कि मेरा जो ये ट्रिक है, मूल मंत्र है, ये किस तरह से आप लोग का हेल्प कर रहा है। और अगर आपको लगे कि सच में हेल्प कर रहा है या आपको लोग को अच्छा लगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और कोई भी अगर आपको और भी इसी तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए, कोई भी किसी टॉपिक में जो भी आपके मन में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हो। अगर वीडियो पसंद लगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बात, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हो तो इसी तरह के ऑसम और ग्रेट कंटेंट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। चलिए डियर स्टूडेंट, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।